हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक भारतीय भूगोल की श्रृंखला का नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं आपके सामने। दोस्तों, इससे पहले मैंने बात की थी गंगा नदी तंत्र एवं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे हिमालयन नदियों में अंतिम नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है अभी तक की हिमालयी नदियों में सबसे बड़ी नदी है, बल्कि एशिया में भी अगर बात की जाए तो एक बड़ी नदियों में से एक है, जो लगभग कुल 2900 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर भारत के संदर्भ में बात की जाएगी तो लगभग 1346 किलोमीटर यह नदी भारत में बहती है। बाकी इसके अलावा यह तिब्बत, चाइना व बांग्लादेश होते हुए और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के बारे में तथा उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मानसरोवर क्षेत्र जो है, मानसरोवर झील के आसपास एक क्षेत्र जहाँ से सिंधु नदी और सतलज नदी का उद्गम होता है। यहीं पे एक छोटा ग्लेशियर है जिसे आंगसी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आंगसी ग्लेशियर से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जो कि अपने स्थान से सबसे पहले तिब्बत जो कि चाइना में स्थित है, चाइना का अधिकृत क्षेत्र है। तिब्बत के बाद चाइना के बाद भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, स्पेशल खासकर की पूर्व का क्षेत्र, मैंने देखिए यहाँ पे इसको डिनोट किया हुआ है। भारत का जो एक पूर्व का क्षेत्र है, जनरली यह नदी यहाँ पर ही बहती है और यहाँ के क्षेत्रों को हरा भरा रखती है तथा कृषि के लिए यह नदी यहाँ पे बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, भारत के राज्यों में बहने के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फाइनली गंगा नदी, जो कि बांग्लादेश में पद्मा नदी कहलाती है, पद्मा के साथ मिलकर और यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब दोस्तों, अगर यदि बात की जाए इसकी लंबाई की, तो मैंने शुरुआत में आपको बता दी है कि इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में यह नदी 1346 किलोमीटर के लगभग बहती है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इस नदी के नामों की, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम से ही ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम एक स्पेशल स्थान में आने के बाद ही पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि इसके अन्य नाम क्या हैं और इसका ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों, जब यह नदी उद्गमित होती है और तिब्बत में बहती है तो इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर सांगपो शब्द के अर्थ की बात की जाए तो सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। तो दोस्तों, तिब्बत में यह सांगपो के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आगे जाती है चीन में इसे यार्लुजंगपो के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों देखिएगा, जब यह नदी आगे बढ़ती है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत श्रेणी पड़ती है, जो कि एक तीखा मोड़ प्रदान करती है। यूं कहा जाए कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने मार्ग में बहती है तो आगे इससे एक अवरोध मिलता है। इस अवरोध को हम नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जहां से यह नदी इस पर्वत श्रृंखला से टकराती है और अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है और यह नदी यांगयाब दर्रे से होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसमें दिवांग नदी आकर मिलती है और इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह नाम दिहांग घाटी पर स्थित होने के कारण इसका नाम दिहांग नदी पड़ा है और अरुणाचल प्रदेश के निवासी इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बाद जब यह नदी असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। यहाँ के निवासी या असम के निवासी ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखने लायक है कि असम में एक जनजाति है जिसका नाम है बोडो जनजाति। ये वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इन स्थानीय निवासियों ने भी इसका एक नामकरण किया हुआ है, जो कि इसका अन्य नाम है कुल्लमबुथुर नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे या कि बोडो जनजाति द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से बुलाया जाता है, तो याद रखिएगा इस नदी का अन्य नाम है
बुरलंबुथुर नदी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसके नाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तिब्बत, चीन, अरुणाचल, असम तथा बांग्लादेश में इन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे मैंने इन्हें लिख दिया है, चाहे तो आप अपनी नोट्स में इसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। यह नदी असम से होते हुए जब आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर यह पद्मा, जो भारत में गंगा के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा के साथ मिलकर एक चीज़ और जानिएगा दोस्तों, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह नदी यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यमुना अलग है, जमुना नदी अलग है। यमुना जो कि मैंने गंगा नदी की सहायक नदी में आपको बता दिया था, यहाँ पे जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, जो कि बांग्लादेश के निवासी उसे कहते हैं। तो दोस्तों जमुना तथा पद्मा की सहायक, यही कह सकते हैं कि इनका संगम स्थल जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, उस स्थान का नाम है भैरव बाजार, जहाँ पे जमुना एवं पद्मा नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और यहाँ से ये सबसे बड़ी नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है, इसका नाम है माजुली द्वीप। अब दोस्तों हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। मैंने आपको उद्गम बता दिया, अन्य नाम बता दिए, किस दर्रे से प्रवेश करती है, किस घाटी से टकराती है और कहाँ पर जाकर मिल जाती है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं लास्ट में बात करूँगा इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों अगर इसके दाएं और बाएं किनारे की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की। तो दोस्तों देखिएगा, बाएं किनारे से सबसे पहले मिलने वाली नदी दिबांग नदी है। दिबांग के बाद लोहित नदी आकर मिलती है। लोहित नदी के बारे में आप जानते होंगे, सबसे भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज, नदी पुल, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका नाम क्या है और उसकी लंबाई कितनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर करूँगा। यहाँ पे लोहित नदी, चूंकि वह ब्रिज, वह पुल इसी लोहित नदी पे बना है, इसलिए मैंने वह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो लोहित नदी के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में स्थित है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे धनश्री नदी के नाम से जाना जाता है। यह भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। उसके बाद दोस्तों बराक नदी, जो कि मणिपुर माउंट जापाओ पहाड़ी से उद्गमित होती है, यह नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जो कि बांग्लादेश में जाकर लगभग भैरव बाजार के आसपास ही जमुना नदी से मिल जाती। तो ये तो बात थी दोस्तों ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की। अब हम बात करेंगे, सॉरी दोस्तों, ये था बाएं किनारे से मिलने वाली, अब हम दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुभाषिनी नदी की। सुभाषिनी नदी के बाद कामेंग नदी है, आप यहाँ से भी इसे काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं तो सिक्किम की सबसे फेमस नदी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती है, इतना ज़्यादा अब मार्ग परिवर्तित नहीं करती। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि 1787 से पहले तीस्ता नदी कभी गंगा की सहायक हुआ करती थी, लेकिन 1787 में जब भीषण बाढ़ आई तो इस नदी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया, परिवर्तित कर लिया और यह फाइनली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। तो दोस्तों तीस्ता नदी, तीस्ता के बाद जलधारा नदी, जलधारा के बाद रैदक नदी, रैदक के बाद मानस, संकोश, कामेंग एवं सुभाषिनी, ये इसके दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इनका क्रम पूछ लेता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो ये आपको क्लियर रखना है कि तीस्ता, जलधारा, रैदक, मानस, संकोश, कामेंग तथा सुभाषिनी आदि नदियाँ ब्रह्मपुत्र के दाएँ किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैंने कोशिश की है इसको शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझाने की। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं यहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रायद्वीपीय नदियों की, उनका उद्गम, उनका क्षेत्र कैसा कहाँ पे है उसे देखेंगे। और इसको आप एक नोट्स में विधिवत लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।